हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना था बेसिक्स में क्या क्या पढ़ना है। E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और E1 CB रिएक्शन। E1 रिएक्शन मतलब यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन कहने का मतलब बाइमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और E1 CB रिएक्शन कहने का मतलब यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन विथ कंजुगेट बेस। CB कहने का मतलब कंजुगेट बेस होता है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में E1 रिएक्शन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हम लोग आगे देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे E1 रिएक्शन की, तो हम लोगों ने बताया था कि E1 रिएक्शन में पहले कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा और फिर हम लोगों का वीक बेस के प्रेजेंस में H+ इलेक्ट्रॉन देता है और ये हो जाएगा फिर अल्कीन बन जाता है। कैसे हुआ था हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी ले ले तो हम लोग ये बोले थे कि अगर C सिंगल बॉन्ड C है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो सिंगल बॉन्ड X है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का ये X- बाहर निकलेगा। पहला प्रॉपर्टी, पहला कंडीशन क्या होता था कि ये X इस कार्बन से बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो ये X- मेरा बाहर निकलेगा। X- बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और इसी पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये मेरा बन गया इंटरमीडिएट। ये मेरा बन गया इंटरमीडिएट। सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह सारा केस। तो ये बन गया मेरा इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट का नाम क्या है तो कार्बोकैटायन है। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है तो कार्बोकैटायन है। अगर कार्बोकैटायन है तो हम लोग बोलेंगे रीअरेंजमेंट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट तो रीअरेंजमेंट करेगा। और हमने बोला था फर्स्ट स्टेप जो होता है वो मेरा RDS होता है, चूँकि ये मेरा स्लो स्टेप पाथवे है, चूँकि ये मेरा स्लो स्टेप पाथवे है, ये हम लोग जानते हैं। चलिए, तो अब हम लोग का ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया मेरा स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, वीक बेस आएगा। वीक बेस क्या करेगा, इस H+ को जो बगल वाला है वो उसको दे देगा। तो C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, किसके प्रेजेंस में तो वीक बेस के प्रेजेंस में, वीक बेस के प्रेजेंस में। तो अब आप हमको ये बताइए यहाँ से क्या बन जाएगा तो C सिंगल बॉन्ड C और ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड C और ये H अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो H+, ये X- बाहर निकला था तो बाहर निकल गया हम लोग का HX। तो ये बन गया मेरा क्या अल्कीन, ये बन गया मेरा अल्कीन। तो हम लोग याद करो, हम लोग ये मेरा फर्स्ट स्टेप है और ये मेरा सेकेंड स्टेप है। अब जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच उसको बोलेंगे अल्फा, उसके जस्ट बगल वाले को क्या बोलेंगे बीटा। अब बताओ क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन जब एलिमिनेट होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहने का मतलब डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन कहने का मतलब X ग्रुप, जो हैलोजन ग्रुप होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहने का मतलब आप HX बाहर निकालो यानी HCl बाहर निकालो या HBr बाहर निकालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग बाहर निकाल रहे हैं हाइड्रोजन और हैलोजन और हाइड्रोजन हैलोजन ही बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये मेरा 2 स्टेप का हुआ। क्योंकि फर्स्ट स्टेप मेरा RDS है तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ सबस्ट्रेट, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। अब बताइए यहाँ से ऑर्डर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ऑर्डर आएगा 1, तो हम लोग लिखेंगे ऑर्डर = 1। हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर मॉलिक्यूलरिटी भी होगा 1, मॉलिक्यूलरिटी भी हो जाएगा 1। इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसका नाम बोलेंगे E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन कहने का मतलब 1 कहने का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। E कहने का मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन।
अब बताइए E1 रिएक्शन कितना स्टेप पाथवे, आप बोलोगे सर 2 स्टेप पाथवे। E1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर इंटरमीडिएट बनेगा। हम बोलेंगे क्या इंटरमीडिएट बनेगा, आप बोलोगे सर कार्बोकेटायन बनेगा। हम बोलेंगे कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं करेगा, आप बोलोगे सर कार्बोकेटायन है तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है रीअरेंजमेंट करेगा। E1 रिएक्शन कितना स्टेप पाथवे, हम बोलेंगे 2 स्टेप पाथवे। कौन सा स्टेप स्लो, हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप स्लो। तो कौन सा स्टेप RDS, हम बोलेंगे जो स्टेप स्लो होगा वो RDS। और चूंकि यहाँ फर्स्ट स्टेप ही स्लो है इसलिए फर्स्ट स्टेप ही मेरा RDS होगा। RDS का पूरा नाम हम लोग जानते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ देखो रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया, चूंकि वीक बेस मेरा सेकेंड स्टेप में आया तो रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिसाइड किया, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। ऑर्डर आया 1, मॉलिक्यूलरिटी आया 1, इसीलिए हम लोग इसका नाम दिए E1 रिएक्शन। चूंकि एलिमिनेट हो रहा है इसीलिए E, वहां सब्स्टिट्यूट हो रहा था इसीलिए S, और वहां न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा था इसीलिए SN1। यहां पर हम बोलेंगे E1, 1 कहने का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, E कहने का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन 2 स्टेप पाथवे, E1 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप स्लो, E1 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप RDS, E1 रिएक्शन एक इंटरमीडिएट, E1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, E1 में 2 ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर बॉन्ड टूट रहा है, यहां पर भी बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन का रूडिमेंट्री थिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये भी जाना था कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो मेरा इंडोथर्मिक नेचर का होता है। इंडोथर्मिक नेचर का होता है, क्या होता है, इंडोथर्मिक नेचर का होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इंडोथर्मिक का होगा मतलब टेम्परेचर हाई होगा। तो जब कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो टेम्परेचर की बात क्या करेंगे, तो हाई टेम्परेचर की बात करेंगे। और अगर एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात करें तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन 50 डिग्री C। अगर 50 डिग्री C से ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन है, और अगर 20 डिग्री से कम होगा तो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन इंडोथर्मिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर ये भी लिख लो, जब हम लोग SN1 SN2 की बात करते हैं तो SN1 मेरा क्या है, तो हम लिखेंगे एक्सोथर्मिक नेचर का है। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर मेरा लेस देन 20 डिग्री होगा। टेम्परेचर जो होगा वो मेरा लेस देन 20 डिग्री होगा, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो ग्रेटर देन 50 डिग्री होगा। तो टेम्परेचर 20 डिग्री से कम तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा तब बोलेंगे हाई टेम्परेचर, तो इंडोथर्मिक। और जब टेम्परेचर ज़्यादा तो हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, जब टेम्परेचर कम 20 से कम तो हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक यानी SN1। और दोनों बीच में रहेगा, जब अगर दोनों के बीच में रहेगा टेम्परेचर तो SN1 भी होगा और E1 भी होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है। ये क्लियर, चलिए अब यहाँ पे हम लोग ये भी जाने थे कि SN1 जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर ये भी चीज़ देखा था, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसमिक मिक्सचर, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। SN1 में फ्रंट साइड भी अटैक कर सकता है, बैक साइड भी अटैक कर सकता है। जब फ्रंट साइड अटैक करेगा तो हमने कहा था रिटेंशन, जब बैक साइड अटैक करेगा तो हमने कहा था इन्वर्जन। जब हम लोग बोले थे कि दोनों तरफ से कर देगा तो एक तरह से वो बनेगा रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर एलिमिनेशन में ये बात हम लोग नहीं करेंगे, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसमिक मिक्सचर की बात नहीं करेंगे। रीजन है यहाँ पर डबल बॉन्ड एलिमिनेशन हो रहा है। वहाँ पर कायरल कार्बन पे अगर ऐसा कुछ होता था तो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते थे, C* की बात करते थे, रिटेंशन इन्वर्जन की बात करते थे, रेसमिक मिक्सचर की बात करते थे। लेकिन जब हम बात यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन की करते हैं तो एलिमिनेशन में आप ये SN1 वाला कॉन्सेप्ट यानी रिटेंशन, इन्वर्जन या स्टीरियो केमिस्ट्री या रेसमिक मिक्सचर की बात नहीं करेंगे। हाँ, आप ये बात करोगे कि SN1 भी 2 स्टेप, E1 भी 2 स्टेप, SN1 में भी 2 ट्रांजिशन स्टेट, E1 में भी 2 ट्रांजिशन स्टेट, SN1 में भी एक इंटरमीडिएट, E1 में भी एक इंटरमीडिएट, SN1 में भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, E1 में भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। SN1 एक्सोथर्मिक लेकिन E1 इंडोथर्मिक, SN1 लो टेम्परेचर, E1 हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कहने का मतलब ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस और लो टेम्परेचर मतलब लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हेन टेम्परेचर लाई बिटवीन 20 to 50 देन एलिमिनेशन as well as substitution both occur।
क्लियर। अब हम लोग इस पे जब क्वेश्चन करेंगे एलिमिनेशन पे तब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस आप ये याद रखना, जब सब्स्टिट्यूशन की बात करते थे SN1 में तो वीक न्यूक्लियोफाइल लेते थे, और यहाँ जब E1 रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर वीक बेस लेते हैं। क्लियर। वही जब E2 की बात करेंगे तो वहां पर SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे। बाकी वहां भी सारा कहानी सेम है। तो हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन का E1 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। E1 पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वहां पे एक रूल भी पढ़ेंगे और देन हम लोग मूव करेंगे E2 के तरफ। ठीक है, तो हम लोग को अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं E1 रिएक्शन की। जैसे अगर हम लोग बात करें C सिंगल बॉन्ड C और यहां पर ले लेते हैं हम लोग X। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3OH और टेम्परेचर ले लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ले लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। या आप ये चीज देखो, अगर हम लोग यहां से एक बार कर देते हैं, जब ले लेंगे CH3OH और टेम्परेचर ले लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तब क्या बनेगा। समझना बात, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ये मेरा क्या हुआ CH3OH, तो ये मेरा बेस हुआ। CH3OH CH3O माइनस जो हो जाएगा वो मेरा बेस हो जाएगा, और यहाँ पर CH3OH ये भी मेरा सेम सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और हम लोग जानते हैं कि E1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, SN1 में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो E2 में भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर। चलिए, ये पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने जब SN1 SN2 पढ़ा था तो वहां पे अच्छे से देखा था। अब देखिए, जब हम लोग यहाँ 60 डिग्री सेल्सियस देखते हैं तो हम लोग के दिमाग में सीधा आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और जब कभी भी यहाँ 10 डिग्री C देखते हैं, या यहाँ पर अगर टेम्परेचर नहीं दिया होता, अगर सिर्फ 10 डिग्री C ना देके सिर्फ टेम्परेचर भी नहीं दिया होता, तो हम जानते ये मेरा SN1 फॉलो करेगा। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो SN1 फॉलो करेगा। टेम्परेचर 20 से कम मेंशन भी किया गया है तो भी SN1 फॉलो करेगा। और अगर यहाँ पर टेम्परेचर 50 से ज्यादा दे दिया गया है, टेम्परेचर 50 से यहाँ ज्यादा दिया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे E1 रिएक्शन होगा। या यहाँ पर अगर 60 डिग्री सेल्सियस ना देके सिर्फ अगर आपको यहाँ पर हीट कर दिया होता, अगर सिर्फ आपको यहाँ पर हीट डेल्टा का साइन लगा दिया होता, तो भी आप समझना कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन ही करवाएगा। जब कभी टेम्परेचर मेंशन ना हो, सिर्फ अगर ये आपका डेल्टा यानी हीट का साइन अगर सिर्फ यहाँ मेंशन हो, तो भी हम समझेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन है। और अगर आपका डेल्टा का साइन यहाँ ना हो या टेम्परेचर 20 से कम हो, तो हम लोग समझेंगे ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग SN1 और E1 की बात करें तो ये मेरा O पे माइनस आ जाएगा और H पे प्लस आ जाएगा, और ये मेरा बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। और ये बताओ, ये X हटेगा और इस C पर ये मेरा अपना OCH3 न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, चूंकि SN1 है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा C सिंगल बॉन्ड C और OCH3 ग्रुप। ये हो गया SN1 के माध्यम से। क्यों SN1 लगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ 10 से कम है। अगर यहाँ टेम्परेचर नहीं भी लिखते तो भी हम लोग को SN1 ही कराना होता। ठीक है, यहाँ पर तो टेम्परेचर आपको 10 डिग्री C दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री C है जो 50 से ज्यादा होता है, तो हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो E1 रिएक्शन ही होगा। या नहीं तो अगर 60 डिग्री C ना देके, अगर 60 डिग्री C ना देके अगर सिर्फ आपको यहाँ पर डेल्टा लगा दिया होता, तो भी हम समझते हिट कर रहे हैं, और हिट कर रहे हैं तो एलिमिनेशन ही होगा। तो जब कभी भी इसका साइन देखो पोलर प्रोटिक के साथ, तो हम सीधा समझेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। पोलर प्रोटिक के साथ जब आप हिट देखो तो हम सिंपल समझेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और पोलर प्रोटिक के साथ अगर हिट नहीं देखो तो हम सिंपल समझेंगे SN1 रिएक्शन। और अगर टेम्परेचर की बात हो जाए तो अगर यहाँ टेम्परेचर 50 से ज्यादा तो E1 रिएक्शन, यहाँ पर टेम्परेचर 20 से कम तो मेरा SN1 रिएक्शन, 20 से कम तो SN1 रिएक्शन।
और अगर 20 और 50 के बीच में है, यहाँ पर, यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग बोलेंगे दोनों प्रोडक्ट बनेगा। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, बनेगा दोनों, लेकिन टेम्परेचर पे डिसाइड करता है। टेम्परेचर अगर सिर्फ यहाँ हीट दिया होता तो भी एलिमिनेशन, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो भी सब्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तो भी सब्स्टिट्यूशन, यहाँ टेम्परेचर 50 से ज्यादा तो एलिमिनेशन। तो बताओ यहाँ एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा? तो ये मेरा जिस कार्बन से हैलोजन उसको बोलेंगे अल्फा, तो उसके बगल वाले को बोलेंगे बीटा। बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, मतलब यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा या यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। अब इससे हाइड्रोजन निकालो या इससे हाइड्रोजन निकालो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से बताइए, अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहे तो बनेगा C सिंगल बॉन्ड C और इस C पे आएगा प्लस। अब यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये मेरा है बीटा और ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहां से क्या बन जाएगा? तो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अगर हम लोग यहाँ C सिंगल बॉन्ड C प्लस और यहाँ का हाइड्रोजन लेते तो भी ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता और यहाँ से फिर बनता C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब आप बीटा दोनों कार्बन सेम है तो आप यहाँ से हाइड्रोजन लो या यहाँ से हाइड्रोजन लो, जो प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा, दोनों अल्कीन सेम अल्कीन बनेगा। तो यहां पर भी नाम हो जाएगा प्रोपीन, यहां पर भी नाम हो जाएगा प्रोपीन और यहां पर भी नाम हो जाएगा प्रोपीन। तो हम लोगों ने जाना कि अगर आपका दोनों कार्बन बीटा है तो आप पहले ये देख लो कि प्रोडक्ट क्या चेंज हो रहा है। अगर प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो उसके रूल को देखेंगे, तब हम लोग पहचानेंगे। यहां तो यार आप इसका लो या इसका लो, दोनों बात एक ही है। यहां आप इसका लो या इसका लो, दोनों बात एक ही है। तो यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कीन और प्रोडक्ट दोनों केस में प्रोपीन, तो आप दोनों में से किसी से भी ले सकते हो। तो जब हम लोग टेम्परेचर देंगे या अगर हम लोग यहाँ 50 या 60 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तब हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर 10 डिग्री C या टेम्परेचर नहीं देंगे और नो टेम्परेचर इसका मतलब क्या हो गया? तो हम लोग समझ जाएंगे अगर यहाँ कोई मेंशन नहीं है, टेम्परेचर वगैरह मेंशन नहीं है, तो हम लोग समझ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन है। अगर टेम्परेचर मेंशन भी है तो 20 से कम है तो हम लोग समझ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर अगर सिर्फ डेल्टा लगा दिया गया तो हम लोग समझ जाएंगे एलिमिनेशन है, या डेल्टा नहीं टेम्परेचर दिया गया तो टेम्परेचर 50 से ज्यादा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन तो E1 चूंकि पोलर प्रोटिक है और यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो SN1 चूंकि पोलर प्रोटिक है। क्लियर? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक ही एग्जांपल में हम लोगों ने देखा SN1 भी लग सकता है, E1 भी लग सकता है। E1 तब जब टेम्परेचर 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री हो, या नो टेम्परेचर या टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री हो, तब SN1 ग्रेटर देन 50 डिग्री हो तो E1 रिएक्शन। ठीक है? इस पे अभी हम लोग ढेर सारा आप क्वेश्चन देखते हैं जो एलिमिनेशन पे बेस्ड होगा, जो E1 रिएक्शन पे बेस्ड होगा, हम लोग इसको देखेंगे। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए C सिंगल बॉन्ड C है और यहां पर ले लेते हैं हम लोग अपना X, ठीक है? और यहां पर हम लोग ले रहे हैं फिर से वीक बेस कहने का मतलब CH3OH ले लेते हैं और टेम्परेचर ले लेते हैं हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस, या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हीट। इसका मतलब है हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं और ये मेरा वीक बेस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ये मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 रिएक्शन करवाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा? ये X मेरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये मेरा X माइनस बाहर निकलेगा तो बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये मेरा इंटरमीडिएट है और कार्बोकैटायन है, और ये मेरा कार्बोकैटायन है, तो बताइए ये मेरा कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, तो बताइए क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? अरे आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी तो मेरा 2 डिग्री ही बनेगा, तो यहाँ रीअरेंजमेंट कराने की कोई खास वजह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन ही रह जाएगा, उतना ही स्टेबिलिटी रह जाएगा जो पहले था। तो अगर पहले भी 2 डिग्री, बाद में भी 2 डिग्री, और अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग शिफ्टिंग नहीं करवाएंगे। यहाँ भी आपका अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5, यहाँ जाएंगे तो भी यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर शिफ्टिंग कराने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नो शिफ्टिंग। क्या लिख देंगे? नो शिफ्टिंग।
क्योर शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर एक कार्बन होता तो हम लोग यहाँ से यहाँ मूव करवा देते और यहाँ टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाता, लेकिन यहाँ पर भी 2 डिग्री है तो ये सेकेंडरी से यहाँ अगर मूव करेगा तो भी मेरा सेकेंडरी ही जाएगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप में, तो ये मेरा वीक बेस है CH3OH, ये मेरा वीक बेस है। अब इस वीक बेस के साथ क्या होगा कि जो मेरा अल्फा कार्बन है तो ये मेरा बीटा होगा और ये भी मेरा बीटा होगा, तो आप ये बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। तो वीक बेस क्या करेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव करवाने का कोशिश करेगा और यहाँ से भी H+ लेने का कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ से H+ लेगा बाबू, अगर यहाँ से H+ लेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और अगर यहाँ से H+ लेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। चूंकि बीटा कार्बन तो ये भी है और चूंकि बीटा कार्बन तो ये भी है, पिछले वाले केस में दोनों बीटा सेम था, दोनों प्रोडक्ट सेम बन रहा था, लेकिन जब यहां से हाइड्रोजन लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटीन, और जब यहां से हाइड्रोजन लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटूइन। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C यहाँ पे प्लस और यहाँ से हाइड्रोजन लेते हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये भी बीटा है ये भी बीटा है, यहाँ से प्रोडक्ट आएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ C सिंगल बॉन्ड C पे प्लस सिंगल बॉन्ड C और यहाँ से हाइड्रोजन लेते हैं तो बताइए यहाँ से बनेगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब बताओ, क्योंकि दोनों बीटा है और दोनों बीटा के पास हाइड्रोजन है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से हैलोजन रिमूव हुआ था, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने बोला डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या बोला हम लोगों ने, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX। अब वो X क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो उससे दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर ये X हो सकता है क्या, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन आयोडीन की हम लोग बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे, अल्काइल हैलाइड में अब आगे यही सब चीज तो देखना है। चलिए अब यहाँ पे आप देखो, अगर ये मेरा प्रोडक्ट बना, इसका नाम है ब्यूट1इन, इसका नाम है ब्यूट1इन और इसका नाम है ब्यूट2इन, इसका नाम है ब्यूट2इन। अब बताओ ब्यूट1इन मेरा प्रोडक्ट बनेगा या ब्यूट2इन। याद करो जब हम लोग दो प्रोडक्ट बनता था ऑर्थो और पैरा वाला, तो बोलते थे पैरा वाला मेजर बनता है, ऑर्थो वाला माइनर बनता है। यहाँ तो यार दो दो प्रोडक्ट बना और दोनों प्रोडक्ट कंपाउंड ही अलग अलग, एक का बना ब्यूट1इन और एक का बना ब्यूट2इन। तो कौन मोर स्टेबल, कौन मेजर, कौन लेस स्टेबल, कौन माइनर। तो इसके लिए हम लोगों ने ये पूरा पहले आप देख लो, इस पूरे को आप लिख लो पहले। इसके लिए इस बेसिस पे, कौन से बेसिस पे किसको मेजर बोलेंगे, यहां पर हम एक रूल पढ़ते हैं और इस रूल का नाम होता है सेट-जेफ रूल। इस रूल का नाम, जैसे अगर यहां से हम लोग सीधा प्रोडक्ट लिखेंगे तो एक बनेगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और एक बनेगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। यहां से जो प्रोडक्ट आएगा वो, ये तो हो गया मेरा मैकेनिज्म, ठीक है। वीक बेस के प्रेजेंस में क्या करेगा, यहां से H+ वीक बेस खींचेगा, वीक बेस है तो H+ क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा तो H+ यहां से भी ले सकता है और यहां से भी ले सकता है। तो दोनों में से किसी से भी H+ लेगा तो प्रोडक्ट यहां सेम नहीं बन रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों में से किसी भी तरफ से लिया तो प्रोडक्ट मेरा सेम प्रोपीन बना था, लेकिन यहां पर 4 कार्बन है, प्रोडक्ट सेम नहीं। एक का नाम ब्यूट1इन, एक का नाम ब्यूट2इन। कौन स्टेबल, कौन लेस स्टेबल, कौन मोर स्टेबल, कौन मेजर प्रोडक्ट, कौन माइनर प्रोडक्ट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग एक रूल पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सेट-जेफ रूल। तो आप देखिए, पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग आपको सेट-जेफ रूल बताएंगे, जिसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि इस दोनों में कौन मोर स्टेबल और कौन लेस स्टेबल। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए अगर हम लोग यहां से बात करेंगे कि क्या होता है मेरा सेट-जेफ रूल, और उस सेट-जेफ रूल के बेसिस पे कैसे हम लोग निकालते हैं कौन मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा और कौन लेस स्टेबल अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक नेम जानते हैं और बड़ा आसान है ये, सेट-जेफ रूल। क्या है, सेट-जेफ रूल। क्या होता है ये सेट-जेफ रूल, समझिएगा। ये सेट-जेफ रूल आपको हेल्प करेगा कि कौन सा अल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा अल्कीन मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा, कौन सा अल्कीन मेरा मोर स्टेबल होगा और कौन सा अल्कीन मेरा लेस स्टेबल होगा। समझिएगा, जैसे अगर हम बोलेंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C,
ये एक हुआ। और यहाँ पर अगर हम लोग ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ये हुआ दूसरा। तो अगर हम लोग बोले, ये हम लोग वैसे हाइपर कंजुगेशन के टाइम में पढ़े हुए थे, लेकिन एक बार हम लोग इसको और मेंशन कर दें तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड C जो है, इस C डबल बॉन्ड C को हम लोग बोलेंगे ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। कैसे समझना, यहाँ पर हम लोग के पास क्या, इसको लिखेंगे तो बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं तो 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ले लिए 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस कार्बन के पास एक इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए एक इथाइल ग्रुप, और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक H है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए H। तो बताओ इस अल्कीन के पास कितना सब्स्टिट्यूएंट, इस अल्कीन के पास कितना सब्स्टिट्यूएंट। इस अल्कीन को ऐसे कैसे लिखे समझ में आ रहा है, अरे यार इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड और बनेगा ना, लेकिन वो दोनों तो हाइड्रोजन होगा, तो हमने वो दोनों हाइड्रोजन दिखा दिया। इस कार्बन के पास तो एक ग्रुप ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, और एक क्या होगा तो हाइड्रोजन होगा, तो हमने एक इथाइल लिख दिया और एक हाइड्रोजन लिख दिया। अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो आप यहाँ देखो, इस C डबल बॉन्ड C को लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो हमने एक मिथाइल लिख दिया और एक हाइड्रोजन लिख दिया। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पर मिथाइल लिख दिया और एक हाइड्रोजन लिख दिया। इस अल्कीन को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो किसी को परेशानी, अरे कोई दिक्कत नहीं, Me को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, ये तो हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। अरे Et को बोलते हैं हम लोग इथाइल, ये भी हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पर अब इस दोनों अल्कीन में कौन सा अल्कीन मेजर, तो हम बोलेंगे यार वो अल्कीन मोर स्टेबल होगा जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा। तो बताओ जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा, दैट अल्कीन विल बी मोर स्टेबल विच अल्कीन हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए इस अल्कीन के पास, अब बताओ हाइड्रोजन क्या सब्स्टिट्यूएंट होता है, अगर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट होता तो याद करो बाबू नॉमेनक्लेचर कितना टफ होता, क्योंकि हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है और हर हाइड्रोजन का नेमिंग और पोजीशन लिखना होता, तब तो यार 12 हाथ का आपका नॉमेनक्लेचर का नेमिंग होता। बात समझ में आ रही है, यानी हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि आपका जितना भी नेमिंग होता है उसमें हाइड्रोजन को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं करते हैं, ये आपको क्लियर है। तो आप बताओ इस अल्कीन में यहाँ भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर बस एक सब्स्टिट्यूएंट दिखा इथाइल, यहाँ पर बस एक सब्स्टिट्यूएंट दिखा इथाइल, तो ये तीनों क्या सब्स्टिट्यूएंट है, आप बोलोगे सर नहीं, तो हम बोलेंगे इस अल्कीन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना, आप बोलोगे सर 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और यहाँ पर देखो इसमें यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ एक मिथाइल, यहाँ एक मिथाइल। अब ये मत बोलना सर यहाँ मिथाइल है ये इथाइल है, इथाइल बड़ा तो इसको सर 2 सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए ना, ऐसा करते थे क्या, अरे कितना भी बड़ा है सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही होगा। अब बोलो आदमी तो एक ही गिना जाएगा ना, चाहे वही आदमी का वजन मेरे जैसा हो या आदमी का वजन 100 किलो हो, आप आदमी तो एक ही गिनोगे। ऐसा नहीं ना कि मेरे और 100 किलो के बीच में बोल दोगे नहीं 1.5 आदमी था, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे 1.5, आप बोलोगे 2 ही आदमी था। डिपेंड वजन से नहीं करता है, डिपेंड नंबर ऑफ पर्सन से करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से करेगा, तो यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1, यहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट छोटा ही है लेकिन कितना 2, तो हम बोलेंगे जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जितना ज्यादा होगा वो अल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 हो गया, तो हम बोलेंगे इस अल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा, तो हम बोलेंगे ये मेरा हो गया मोस्ट स्टेबल यानी मोर स्टेबल यानी मेजर प्रोडक्ट, यानी मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। और आप ये देखो इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसके कंपेयर में कम, अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम तो हम बोलेंगे उसको लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी कि वो हो जाएगा लेस स्टेबल, यानी कि वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेस स्टेबल अल्कीन,
क्या बोलेंगे, लेस स्टेबल अल्कीन, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, माइनर प्रोडक्ट, या इसी को बोलेंगे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो माइनर प्रोडक्ट देगा, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट देगा। तो हम बोलेंगे अल्कीन विच कंटेन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मोर, दैट अल्कीन विल बी मोर मोस्ट स्टेबल, एंड विच अल्कीन विच हैव नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विल बी लेस, देन दैट अल्कीन विल बी लेस स्टेबल अल्कीन और माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि सेटजफ रूल में क्या होता है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, हम बोलेंगे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल गिव क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, while less substituted alkene will give minor product, और माइनर वाला लेस स्टेबल, मेजर वाला मोर स्टेबल, मेजर वाला मोर स्टेबल। तो कोई भी अल्कीन की बात करेंगे तो हम तुरंत बता देंगे। आप बोलोगे सर अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाए तब क्या करेंगे, जैसे ये भी केस हम लोग हाइपर कंजुगेशन में पढ़े थे, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक Me ले लो, यहाँ पर आप एक Me ले लो, यहाँ पर एक आप H ले लो, यहाँ पर एक आप H ले लो, और अगर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आप Me ले लो, यहाँ पर Me ले लो, यहाँ H ले लो, यहाँ H ले लो, हम बोलेंगे इस दोनों में से कौन मोर स्टेबल। तो बताओ यार, ये मेरा हो गया ट्रांस और ये हो गया मेरा सिस। अब ये मत पूछना कि सर ये सिस कैसे और ये ट्रांस कैसे, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सिस कौन, जो सेम एटम और ग्रुप सेम साइड में तो सिस, अपोजिट साइड में तो ट्रांस। अब बताओ सेम एटम और ग्रुप जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, सेम एटम और ग्रुप जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा रिपल्सन उतना ही कम, रिपल्सन जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये हो गया मोस्ट स्टेबल। और यहाँ पर जो अगर डिस्टेंस बोलेंगे, अगर ये D2 है और ये मेरा D1 है तो बोलेंगे D1 ग्रेटर देन D2, क्या बोलेंगे, D1 ग्रेटर देन D2। तो ये हो जाएगा मेरा सिस और ये हो जाएगा लेस स्टेबल और ये हो जाएगा मोर स्टेबल। तो हम लोगों ने पढ़ा सेटजफ रूल में मोर स्टेबल अल्कीन वही होता है जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होता है। जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा वो मोस्ट स्टेबल अल्कीन, और जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम वो लेस स्टेबल अल्कीन। मोस्ट स्टेबल अल्कीन विल गिव मेजर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल अल्कीन विल गिव माइनर प्रोडक्ट। इसको आप पहले लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समझिएगा, ये पर अब तीनों अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, वीक बेस ले लिए, क्या ले लिए, वीक बेस ले लिए, और यहाँ टेम्परेचर दे दिए। टेम्परेचर दे दिए मतलब क्या होना है, अब हम लोग को यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है, और वीक बेस है तो कौन सा रिएक्शन, E1 रिएक्शन ही होगा मेरा। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वीक बेस है और हीट दे दिए, मतलब यहाँ भी आपका E1 रिएक्शन ही होगा आपका। यहाँ भी आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, टेम्परेचर यहाँ मेंशन है, टेम्परेचर मेंशन है तो 50 से ज़्यादा है तो ये भी आपका E1 रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा कि जब कभी भी हम लोग बात करेंगे कि वीक बेस के प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन यहाँ पर आपका H2O के प्रेजेंस में होगा, कैसे यहाँ इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में होगा, तो हम लोग जानते हैं कि तीनों मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा, तीनों मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। और एलिमिनेशन में भी कौन सा, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज E1 रिएक्शन। E1 कहने का मतलब आपको पता है कि वो 2 स्टेप पाथवे होता है, इंटरमीडिएट एक बनता है, इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करता है, और रीअरेंजमेंट कैसे होता है ये आपको पता है। अगर हम लोग बेसिक बात करें तो यहां पर सबसे पहला काम ये Br हटेगा, Br हटेगा बाबू, तो बन जाएगा मेरा क्या, यहाँ सबसे पहला काम अगर हम लोग करेंगे, ये प्रोडक्ट पूछा है तो पहले इसको बनाते हैं, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट वाले का। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर है Br और यहाँ पर हम लोग को हिट कराना है, यानी कि यहाँ हम लोग को CH3OH के साथ यहाँ पर हिट कर दिया गया।
तो अब बताइए पहला काम हम लोग का क्या होगा, पहला काम होगा बी आर माइनस निकालना। तो ये बी आर माइनस निकलेगा तो इस सी पे प्लस आएगा। जैसे ही इस सी पे प्लस आएगा तो आप देख रहे हो कि ये सी प्लस है तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आपको पता है कि जैसे ही कार्बोकेटाइन आएगा एक बार दिमाग में चलेगा कि एक बार अच्छे से कार्बोकेटाइन को देख लो कि कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं कर रहा है। अरे यार यही तो देखना था, रीअरेंजमेंट यहाँ करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा और रीअरेंजमेंट ही नहीं ये 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री भी जाएगा। तो आप देखो अगर हम लोग यहाँ पर रीअरेंजमेंट करें तो बताओ सबसे पहले लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ से आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और इसी पे प्लस चार्ज। यहाँ से एक बार और लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ से लिखेंगे तो आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C पे प्लस सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, अब बीटा कार्बन आपका ये भी है, बीटा कार्बन आपका ये भी है, बीटा कार्बन आपका ये भी है। अब बताओ इस तीनों बीटा में से कौन से बीटा का हाइड्रोजन लेंगे जो मोर स्टेबल अल्कीन बनाएगा। तो अब बताओ यहाँ से लोगे तो हाइड्रोजन बनेगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ से लोगे तो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, मतलब ये दोनों बात एक ही है। और यहाँ से लोगे तो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो एक प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा देखिएगा C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। जब हम लोग इस बीटा से हाइड्रोजन लिए हैं, अरे यार जब यहाँ से हाइड्रोजन लोगे तो डबल बॉन्ड यही ना बनेगा, तो बनेगा एक अल्कीन मेरा ये बना। और जब यहाँ से लो या यहाँ से लो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर C, तो एक प्रोडक्ट मेरा ये बना। अब डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगाओगे तो यहाँ नहीं और यहाँ लगाओगे तो यहाँ नहीं, जो कि दोनों बात एक ही है। तो बताइए ये दो अल्कीन हम लोग का बना इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन में। अब इस दोनों में कौन मोर स्टेबल, तो हम बोले हैं जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा या जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा। तो बताइए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कितना, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हुआ, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। C डबल बॉन्ड C, जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसी दोनों कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, तो इस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट, इस कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आ गया 3। यहाँ पर देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, इस कार्बन के पास दो सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर आ गया सब्स्टिट्यूएंट कितना, तो 2। तो जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा वो मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनाएगा। तो ये बना लिया मोस्ट स्टेबल, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर, और ये बनाया लेस स्टेबल अल्कीन, ये हो जाएगा मेरा माइनर। नहीं आया समझ में? अरे यहाँ अल्कीन और यहाँ अल्कीन क्यों बना, समझ में आया? आप बोलोगे सर 3 बीटा तो 3 टाइप का ना अल्कीन, हम बोलेंगे बिल्कुल, लेकिन ये बीटा और ये बीटा सेम है, इसीलिए इस दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनता, इसीलिए हम लोग एक ही बार लिखें। और इस बीटा से जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा H+ तो वो अल्कीन अलग बनता, तो ये हम अलग लिखे। और ये मोस्ट स्टेबल तो ये मेजर प्रोडक्ट, ये लेस स्टेबल तो ये माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो एलिमिनेशन होगा उसका 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। इस प्रोडक्ट का अगर हम लोग नाम लिखे तो हम लोग 1,2,1,2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। इस कंपाउंड का अगर नाम लिखना होगा तो लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूट 2इन, और इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूट 1इन, इसका लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूट 1इन। अब ये तो आपको पता है कि नेमिंग कैसे करते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है तो हम आपको शाबाशी देंगे और बोलेंगे बाबू खूब बढ़िया आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यार नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है तो आप पाप कर रहे हो ये सब पढ़ के, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है? क्योंकि जब हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तो वहाँ हमने आपको बार बार बोला था बाबू यहाँ टाइम लग रहा है, क्योंकि आगे हर जगह नॉमेनक्लेचर होगा ही होगा, ठीक है? तो ये आप बेसिक सा चीज़ है, इसको आप लिख लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले आप इसको लिख लिए, इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, कैसे कार्बोकेटाइन बना, कैसे रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट करने के बाद हम लोग H+ देंगे और तब अल्कीन बनाएंगे। और उसमें भी अगर 2 या 3 या 4 जितना भी अल्कीन बनेगा हम लोग उस अल्कीन में से उस अल्कीन को मेजर बोलेंगे जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट अल्कीन विल बी मोर स्टेबल विच अल्कीन विल हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट
वो हम लोग पढ़े थे हाइपर कंजुगेशन में। जब हम लोगों ने जीओसी पढ़ा था तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़े थे और उस हाइपर कंजुगेशन में हम लोगों ने ये सब चीज़ सारा पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन है और उस एलिमिनेशन रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ आप देखोगे तो इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, फिर से पोलर प्रोटिक हिट किए हैं तो एलिमिनेशन ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताओ C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से हम लोग बना रहे हैं पहले C, यहाँ पर C और Cl, यहाँ पर ले लिए H2O और यहाँ पर हिट, ये पोलर प्रोटिक है, ये बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहला काम है Cl माइनस करना, तो यहाँ C सिंगल बॉन्ड C और इस C पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब बताओ ये मेरा 1 डिग्री शिफ्ट करेगा, 3 डिग्री बनेगा, कार्बोकैटायन बना है, ये मेरा कार्बोकैटायन बना है, रीअरेंजमेंट करेगा तो करवाओ यार रीअरेंजमेंट। जैसे ही आप करवाओगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या करवाओगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आप करवाओगे तो क्या बनेगा, तो C सिंगल बॉन्ड C और इस C पे प्लस चार्ज। अब बताइए बीटा आपका ये भी है, बीटा आपका ये भी है, बीटा आपका ये भी है, क्योंकि ये मेरा 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री विल बी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब बताओ तीनों बीटा सेम है या अलग अलग है, आप बोलोगे सर तीनों बीटा सेम है, तो हम बोलेंगे तीनों में से किसी से भी H प्लस लो, अल्कीन सेम बनेगा या अलग अलग बनेगा, आप बोलोगे सर सेम बनेगा। तो बताओ यहाँ से अगर हम लोग H ले लेते हैं तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ से हम लोग H प्लस को रिमूव कर देंगे, माइनस H प्लस कर देंगे तो बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C, एक ही अल्कीन बनेगा, यही मेरा मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा और यही मेरा मेजर प्रोडक्ट भी कहलाएगा। और इस अल्कीन का अगर नाम पूछा जाए तो हम लोग सीधा बोल देंगे 2 मिथाइल और 3 कार्बन तो प्रोप, और 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड तो प्रोप 1 इन, तो 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा इस कंपाउंड का प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ये वाला, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, मजा आ रहा होगा बाबू, एलिमिनेशन रिएक्शन और अच्छा है। अब आपको जब कभी भी अल्केन से यानी अल्काइल हैलाइड से अल्कीन में कन्वर्ट करना होगा तो एलिमिनेशन के तरफ ही जाना होगा। आप याद करो, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन प्रोडक्ट बनाना है कन्वर्जन में, तो अल्कीन जैसे ही बनाना है मतलब दिमाग में तुरंत आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात पहले इसको आप नोट डाउन कर लो कैसे किए। पहले हम लोग Cl बाहर निकाले, ये C प्लस आया, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसको हम लोग वीक बेस के प्रेजेंस में इसको हम लोग क्या किए हैं, वीक बेस लिए हैं। वीक बेस क्या लिए हैं, H2O ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये मिटा देते हैं यार। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग इस पर पूरा क्वेश्चन देख लिए लगभग। अब हम लोग क्या करेंगे, E1 के बाद E2 के तरफ भी मूव करेंगे। जब हम लोग E1 पढ़ लिए, E1 का सारा केस देख लिए, E1 में क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, E1 में इंटरमीडिएट भी बनता है, 2 स्टेप भी होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, स्लो स्टेप को ही RDS बोलते हैं। E1 में रिटेंशन इन्वर्जन का लफड़ा नहीं है, E1 में भी पोलर प्रोटिक होता है, E1 में रेसमिक मिक्सर वगैरह का कोई कंडीशन नहीं है, E1 में पोलर प्रोटिक लेते हैं, बस इसको याद रखिएगा। E1 और SN1 में बहुत कॉमन है लेकिन कुछ चीज़ कॉमन नहीं भी है। E1 और SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन का लफड़ा E1 में नहीं है, SN1 में है। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे है मेरा Br, यहाँ पर ले रहे हैं वीक बेस C2H5OH और यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा E1 रिएक्शन। क्या हो जाएगा, E1 रिएक्शन। अब यहाँ पे आप गौर करना तो क्या बनेगा, तो ये C2H5OH ये पहले Br बॉन्ड तोड़ेगा, तो पहले हम लोग इसके Br के बॉन्ड को तोड़ते हैं। चलो यार देखते हैं इसके Br के बॉन्ड को तोड़ते हुए। अगर यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले Br माइनस बाहर निकलेगा तो मेरा प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ से Br टूटेगा तो इस C पे प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक है, ये मेरा कुछ नहीं है, समझ रहे हो बात। यहाँ पर कार्बन और उस कार्बन से ना Br, तो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या बना है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना। ठीक है, अब क्या इसको हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद आप देखोगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे आप ले लो कार्बन और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज।
जैसे ही इस कार्बन पे प्लस चार्ज, तो ये बन गया मेरा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये मेरा बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन मेरा मोस्ट स्टेबल है, ये कार्बोकैटायन मेरा मोस्ट स्टेबल है। अब बताइए जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड स्टेप में यानी H प्लस को बाहर निकालेंगे वीक बेस के प्रेजेंस में, तो जिस पे प्लस चार्ज उसके बगल वाले को बीटा, बगल वाला ये भी तो इसको भी बीटा, बगल वाला ये भी तो इसको भी बीटा। अब कौन से बीटा से लेंगे जो मेरा मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा? तो बताइए प्रोडक्ट तो दोनों बनेगा, लेकिन मोस्ट स्टेबल वाला बनेगा मेजर और लेस स्टेबल बनेगा माइनर। तो बताइए ये बीटा और ये बीटा दोनों सेम नहीं यार, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ या यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ दोनों बात एक ही, लेकिन ये बीटा डिफरेंट। तो क्या बनेगा आप समझिएगा, जब हम लोग यहाँ वाला बीटा से हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ वाला बीटा से हाइड्रोजन लेंगे, तो समझिएगा यहाँ से हम लोग क्या लिख रहे हैं पहले समझना। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ये पे प्लस, यहाँ पे जो आपका C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, चूंकि बीटा हमने इसको माना, तो बीटा इसको माना, तो यहाँ से बनेगा क्या आप देखना, यहाँ से बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ बन गया C। और जब हम लोग इस बीटा या इस बीटा से हाइड्रोजन लेंगे तब आप समझिएगा क्या बनेगा। जब हम लोग यहाँ से लेंगे तो ये कार्बन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर प्लस, तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो यहाँ से बन जाएगा क्या देखना, यहाँ से बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ C है ही, ठीक है। और यहाँ से अगर आप H लोते तो भी आपका यही केस बनता, तो हम यहाँ से अगर लेंगे तो भी आपका यही बनेगा। देखना ये मेरा C, ये प्लस, यहाँ पर आप H लो, यहाँ H लो, ये H अपना इसको देगा, तो यहाँ से भी आपका यही बनेगा। यहाँ से बन जाएगा क्या, तो यहाँ पर C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये दोनों अल्कीन तो सेम, ये अल्कीन डिफरेंट। अब इस ये दोनों अल्कीन जब सेम है, चूंकि दोनों बीटा कार्बन सेम था, लेकिन यहाँ अल्कीन डिफरेंट है, तो पहले अब इस अल्कीन और इस अल्कीन में ये बताओ मोर स्टेबल अल्कीन कौन है। तो आप बताइए हमको कि इस कार्बन के पास, इस अल्कीन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इस अल्कीन के पास मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इस अल्कीन के पास मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन इस अल्कीन के पास लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये समझ में आ रहा है? अरे यार इस कार्बन के पास तो एक हाइड्रोजन ये पता चल ही गया, यहाँ पर एक कार्बन है ये पता चल ही गया है, ठीक है। और इस कार्बन के पास भी तो यार एक हाइड्रोजन होगा, नहीं आ रहा है बात समझ में? यानी कि आप बोलोगे तो इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो और इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो, जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो अल्कीन मेरा मोर स्टेबल अल्कीन। तो आप बताओ यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ भी आपका कार्बन है, इस अल्फा कार्बन, ये मेरा जिस दो कार्बन के बीच में अल्फा कार्बन, तो हम लोग बताओ यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा ना, C डबल बॉन्ड C से बगल वाला कार्बन ये, तो बगल वाला कार्बन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन, तो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर तो 2 और 2 4 ही अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कम, इसीलिए बोलेंगे यहाँ मेरा लेस स्टेबल अल्कीन। या तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा देखो या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा देखो, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए लेस स्टेबल, इसीलिए माइनर प्रोडक्ट, इसीलिए माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ पर मोर नंबर ऑफ, ये मोर स्टेबल, और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, तो हम लोग लिखेंगे मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए बोलेंगे यहाँ पर क्या, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको आप ध्यान से लिख लो, देख लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर और कुछ क्वेश्चन करेंगे और देन E2 और E1 CV दोनों निपटा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप खूब बढ़िया से रिवीजन करो। और अच्छा लगता है यार जब कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है और उससे हम जब पीछे का कुछ याद करवाते हैं, कुछ पूछते हैं, और जब वो बच्चे पूरे बता देते हैं तो हमको लगता है चलो यार ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उतना ही डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं जितना ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात तो हम भी मानते हैं, ऑफलाइन होता तो थोड़ा और बेटर होता। रीजन है कि हम आपसे और बहुत ज़्यादा पूछ पाते। यहाँ तो जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है उसी से पूछ पाते हैं, जो बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे को पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, उनसे हम पूछ ही नहीं पाते हैं, उनसे मेरा कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनसे वो क्वेश्चन पूछने से भी पता चल रहा है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग E2 और E1 CV रिएक्शन पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ। चलिए, थैंक यू।